शालिनी सुबह से ही रसोई में लगी थी। आज उसके पति सुरेश की नंदनी मौसी आने वाली थी। मौसी को उसके हाथ की बनी आलू की सब्जी और कचौड़ियाँ बहुत पसंद थी। माँ जी ने उसके साथ में हलवा बनाने को भी बोल दिया था। तो बस इन्हीं सब की तैयारी में शालिनी आज जल्दी उठकर काम निपटा रही थी। साथ ही साथ उससे कुछ नाश्ता बाजार से भी मंगा लिया था। कामिनी काम वाली को भी उससे आज थोड़ा जल्दी बुला लिया ताकि वह उसके साथ थोड़ा हाथ बटा सके। नंदनी मौसी वैसे तो उसी शहर में रहती थी, पर उनका आना कम ही हो पाता था। मौसी के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों बहुएं नौकरी वाली थीं, तो इसीलिए उन्हें घर से कम ही फुर्सत मिलती थी। आखिर उनकी बहुएं उनके सिर पर ही तो बच्चों को छोड़ इत्मीनान से काम पर जा पाती थी, और मौसी जी बहुत प्यार से अपने पोती पोता का ध्यान रखती थी। नंदनी मौसी वैसे तो शालिनी की सास सुलेखा जी से छोटी थी, पर उनकी सोच और व्यवहार अपनी बड़ी बहन से बहुत ही अलग था। जहाँ सुलेखा जी शालिनी का हाथ बटाने में विश्वास नहीं रखती थी, वहीं नंदनी मौसी बढ़ चढ़कर अपने घर का काम करती। उनके अनुसार अपने घर में ही मेहमानों की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वह एक घंटा भी ऐसे नहीं बैठ सकती थी। खैर, घंटी बजी और नंदनी मौसी अब उनकी मनमोहक मुस्कान के साथ घर में प्रवेश कर चुकी थी। हमेशा की तरह फलों की टोकरी के साथ अब उनके हाथ के बने हुए मुरब्बे और अचार भी लाई थी। उनके आते ही घर में रौनक सी आ गई थी। सुरेश तो उनका हालचाल पूछकर दफ्तर के निकल गया, और शालिनी उन्हें प्रणाम करके चाय नाश्ते का प्रबंध करने अंदर चली आई। नंदनी, तू यह सब क्यों ले आई है? तुझे कितनी बार कहा है अपनी बड़ी बहन के घर आते वक्त यह सब मत लाया कर। क्यों करती है इतनी मेहनत? सुलेखा जी छोटी बहन को दुलराते हुए बोली। दीदी, मैं तो बच्चों के लिए लाती हूँ, और तुम्हें याद है ना, जीजा जी भी मेरे हाथ के बनाए अचार कितने पसंद करते थे। नंदनी बोली तो सुलेखा जी पति को याद कर उदास सी हो गई। कुछ साल पहले की ही तो बात है जब वह उन्हें छोड़कर चले गए थे। सुरेश उनकी इकलौती संतान थी। तभी शालिनी ने चाय नाश्ता लगा दिया। कचौरियाँ खाते हुए मौसी जी बोली, शालिनी, सच कहूँ तो तेरे हाथ की कचौरियों का स्वाद पूरे शहर में नहीं है। मैं तो मोनिका और कविता उनकी बहुएं जो थी को भी मैं तेरे पकवानों के बारे में बताती हूँ, और उनसे भी बोलती हूँ कि कभी समय मिले तो तुम सब सीख लो। यह सब तेरी बहुओं को कहाँ समय मिलता होगा, और उन्हें तेरी जैसी सास जो मिली है सब काम करने के लिए सिर पर चढ़ा रखा है तूने। सुलेखा जी बोली, शालिनी, ईशा और दीक्षा कैसी हैं? नंदनी बोली। नंदनी मौसी ने बड़ी बहन की बात पर ध्यान न देते हुए शालिनी से पूछा। ईशा और दीक्षा शालिनी की दोनों बेटियां थीं। ईशा तो MBA के बाद बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी, और दीक्षा इस समय कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर गई हुई थी। मौसी, दोनों ठीक है? दीक्षा तो कुछ देर में आती ही होगी। हाँ, ठीक ही होगी। लड़की को इतनी दूर नौकरी करने भेज दिया है, क्या कमी है यहाँ जो बेटी को नौकरी करने की ज़रूरत है? यहाँ होती तो घर के कुछ काम सीखती, और इस वक्त हम शादी ब्याह के बारे में ही तो सोचते हैं, पर मेरी कौन सुनता है। अब तो दूसरी की भी तैयारी है नौकरी करने की। सिर पर चढ़ा रखा है बेटियों को। सुलेखा जी बोली। शालिनी को ऐसी बातों की आदत हो चुकी थी। उसकी दोनों बेटियां पढ़ने में बहुत अच्छी थीं। शालिनी और सुरेश ने कभी भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया था। कभी उनके मन में नहीं आया कि लड़कियां हैं तो आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। सुरेश ने तो हमेशा बेटियों का हौसला बढ़ाया और स्कूल कॉलेज की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सदा प्रेरित किया। तभी तो दोनों कहते नहीं थकती कि पापा, यू आर द बेस्ट, और सुरेश उन्हें गले लगा लेता।
तब भी सुलेखा जी उन्हें सुना देती, तेरी तो आंखों पर पट्टी बंधी है, बेटियों के सिर पर इतना मत चढ़ा, थोड़ा मर्यादा में रखना सीख, दूसरे घर जाना है उन्हें। ईशा और दीक्षा दादी की बातों से आहत होती, पर फिर मम्मी पापा का प्यार देख उन्हें सब कुछ भुला देता। आज सुलेखा जी की बात सुन और शालिनी का चेहरा देखा मौसी जी से रहा नहीं गया। वह बोली, दीदी तुम अपने बच्चों की परवरिश को दोष दे रही हो, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चों ने अपनी बेटियों को उड़ान दी है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें पूरा सहयोग दिया है। क्या बेटों के समान बेटियों को उनकी चाहतें पूरी करने देना क्या सिर चढ़ाना हो जाता है? और कहाँ लिखा है कि नौकरी वाली लड़कियां अपनी मर्यादा भूल जाती हैं? तुम ही बताओ, जब सुरेश पढ़ता था तो उसके इम्तिहान के दिनों में तुम कैसे उसका ख्याल रखती थी? रात दिन को जाकर उन्हें कभी चाय और कभी कॉफ़ी बनाकर देती, तो क्या तुमने उन्हें सिर पर चढ़ा कर रखा था? और क्या वो पढ़ने लिखने में अपनी मर्यादा भूल गया है? आज सुरेश और शालिनी भी तो यही कर रहे हैं अपनी बेटियों के साथ। तुम्हारा गुस्सा किस बात पर है? उनका अपने बच्चों पर ध्यान रखने का या फिर उनके बेटियां होने पर? दीदी मुझे याद है जब सुरेश ने इंजीनियर बनने की जिद की थी तो जीजा जी ने सीमित आय के बावजूद तुम दोनों से उसका साथ दिया था, और कैसे तुमने अपने खर्चे कम करके किफ़ायतों कर उन्हें पढ़ाया था। और फिर अब तो सुरेश के पास पैसों की कोई कमी भी नहीं है, तो फिर यह भेदभाव क्यों? दीदी तुम कहती हो ना कि मैंने अपनी बहुएं को सिर पर चढ़ा रखा है। अगर एक ही घर में रहते हुए मैं अपने बेटों के टिफ़िन बनाने के साथ साथ बहुओं की भी टिफ़िन बना देती हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? अपने पोता पोती का ध्यान रखना क्या दोनों को सिर चढ़ाना होता है? दीदी उसे सिर चढ़ाना नहीं, भेदभाव ना करना कहते हैं। और आज मेरी बहुएं मुझे भरपूर आदर और प्यार देती हैं और उन्हें कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। अगर हमें अपने बच्चों में भेदभाव करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? दीदी सच बताना, जब बाबूजी भैया को आगे पढ़ने दिया था और तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाकर शादी करवा दी थी तो तुम्हें कितना रोई थी? जब तुमने वह भेदभाव सहा है तो खुद से देखा है, तो फिर क्यों तुम अब उन सब बातों को दोहराना चाहती हो? वह भी अपने ही घर में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना कहाँ गलत है? दीदी सुलेखा जी नंदिनी की मौसी की बातें सुनकर चुप थी। वैसे भी मौसी ने सच ही तो कहा था और वह जानती थी कि उनकी बड़ी बहन कैसी भी हो मन की बुरी नहीं है और ज़रूर उनकी बातों पर ध्यान देगी। मौसी तो कुछ घंटों और बैठी और चली गई। सब फिर से अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। कुछ दिन बाद ईशा ने फ़ोन कर बताया कि ऑफिस की तरफ से बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है और साथ ही प्रमोशन भी। अगले हफ्ते ही ईशा उन सबके बीच में थी। पूरा घर खुशियों से भरा लग रहा था। दीक्षा तो उसे देखते ही चहक उठी। सुरेश बेटी की मनपसंद की खाने की चीज़ों को लाने बाजार चले गए। ईशा दादी के पास गई और एक बड़े से पैकेट में एक शाल निकालते हुए उन्हें उड़ा दिया। दादी मैं यह आपके लिए लाई हूँ, अवार्ड और प्रमोशन मिलने की खुशी में, देखो पसंद है ना? सुलेखा जी ने देखा और पसीने के वह शॉल बहुत खूबसूरत थी। नज़रें उठाकर ईशा की तरफ देखा तो उन्हें अपना ही अक्ष नज़र आया। उन्हें खुद जैसे वह खुद को ही देख रही हों, जैसे उन्हें खुद के सपनों को पर मिल गए हों और उनकी उड़ान भरकर बहुत खुश हो। दादी ईशा की आवाज़ से जैसे वह चौंक उठी। दादी मैं नंदिनी दादी के लिए भी एक शॉल लाई हूँ। आखिर वहाँ उनके अचार के चटकारों के साथ ही तो मेरे खाने में स्वाद जो आ जाता है। ईशा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ कल ही उन्हें बुलाते हैं और उन्हें तेरा तोहफा ज़रूर पसंद आएगा। तभी सुरेश खाने का सामान लिए अंदर आ गए। कुछ देर बाद शालिनी ने देखा उनकी सास दोनों पोतियों के साथ बैठी और हंस बोल रही थी। दीक्षा तू भी अच्छे से पढ़ाई कर ताकि अपनी बहन की तरह हमारा सिर्फ गर्व से ऊंचा कर सके। दादी की बातें सुनकर ईशा और दीक्षा ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। शालिनी मुस्कुराते हुए नंदिनी मौसी को फ़ोन मिलाने लगी। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की अच्छी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हाँ ध्यान से घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।